नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं देव खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं 100 खबरों पर। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 30 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर समेत 3 विधानसभाओं में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। ममता अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वे मुख्यमंत्री के पद पर बनी रहेंगी। ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। टीएमसी और बीजेपी दोनों की पार्टियों यहीं से अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता को 50,000 वोटों से जीत मिलेगी। उधर भाजपा भी मैदान मारने का दावा कर रही है। मुंबई के आसपास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी कार्रवाई की। इसमें सवार एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक्टर के बारे में एनसीबी ने अब तक ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एनसीबी के यह रेड कॉर्डेलिया ने एक्सप्रेस नाम के शिप पर मारी है। एनसीबी की टीम को सूचना मिली थी कि एक क्रूज पर ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसके बाद अधिकारी पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हो गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक शिप से भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुई है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच नजदीकियां फिर एक बार बढ़ती जा रही है। पवार ने कहा कि नितिन गडकरी ने बताया कि पवार के इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। दोनों नेता अहमदनगर में एक हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा, मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आया क्योंकि मुझे कहा गया था कि नितिन गडकरी अहमदनगर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे शहर की कई समस्याएं दूर हो जाएंगी और वो चाहते थे कि मैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहूं। पंजाब में चल रही सियासी उठापटक ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में सचिन पायलट की अशोक गहलोत से खटपट छिपी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएमसी टीएस सिंहदेव के बीच भी सब ठीक नहीं चल रहा है। शनिवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया है। गहलोत ने कहा है कि अगले साल वे ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अगली सरकार में भी वे ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा ऐसी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहां कांग्रेस सरकार से 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अगस्त में भारत में 20 लाख से भी ज्यादा यूजर्स के अकाउंट बंद कर दिए हैं। यह कार्रवाई भारत के आईटी नियमों और व्हाट्सएप की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ की गई है। व्हाट्सएप ने भारत में 16 जून से 31 जुलाई तक 3 लाख अकाउंट्स के बंद कर दिया था। यह कार्रवाई 594 शिकायतों के आधार पर की गई। दुनिया भर में दुरुपयोग के मामलों पर व्हाट्सएप औसतन हर महीने 80 लाख अकाउंट्स को बैन करता है। बिना अनुमति के ऑटोमेटेड या बल्क मैसेज भेजने जाने की वजह से 20,70,000 अकाउंट पर बैन लगाया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में अहम खुलासा हुआ। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के दस्तखत उनके बैंक खाते में किए गए दस्तखत से मैच हो गए हैं। सुसाइड नोट पर नरेंद्र गिरी के फिंगरप्रिंट भी मैच हुए हैं। नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर के फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वहीं सीबीआई आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। सीबीआई उसके लिए कोर्ट से अनुमति लेगी। इस मामले में आरोपी महंत के शिष्य आनंद गिरी के वकील सुधीर श्रीवास्तव ने सुसाइड नोट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में शनिवार सुबह ट्रेनी पुलिस जवानों से भरी बस सड़क किनारे 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इनमें से 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं यह सभी जवान मुंगेली में होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मेन पार्ट स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से 38 ट्रेनी जवानों को लेकर बस मुंगेली जा रही थी। गनीमत रही कि नीचे जाकर बस पेड़ में फंस गई। राहगीरों ने हादसा होते देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जवानों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि चालक बस को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। इसके चलते मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और चालक संभाल नहीं पाया। पंजाब कांग्रेस प्रधान पद इस्तीफे के बाद नवजोत सिद्धू भले खामोश हो, लेकिन उनका आईटी सेल लगातार अटैक करता है। यहां तक कि जब हर कोई सिद्धू के इस्तीफे की वजह जानने को उत्सुक था तो वहां पहले ही उसका कारण बताया जा रहा है। यहां नई बनी चीनी सरकार को चेतावनी देते हैं कि 75 से 25 का फ्रेंडली मैच नहीं होने देंगे। वहीं विरोधियों पर भी हमला करते हैं। सिद्धू के समर्थन में सोशल मीडिया पर वी सपोर्ट नवजोत सिद्धू और टीम नवजोत सिद्धू के नाम से 2 अकाउंट चल रहे हैं। यह सिद्धू के नाम पर 2022 के चुनावों में समर्थन भी मांगा जा रहा है। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब अमरिंदर का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस के कला को संभालने में नाकाम नेता उनके खिलाफ दुष्प्रचार है। कैप्टन ने कहा कि एक तरफ हरीश रावत कहते हैं कि 43 विधायकों ने मेरे खिलाफ पत्र लिखा। इससे साफ जाहिर है कि पूरी पार्टी सिद्धू की कॉमेडी के रंग में रंग गई है। कल वो कहेंगे कि पंजाब विधानसभा के सभी 173 विधायकों ने मुझे हटाने के लिए पत्र भेजा था। अमरिंदर ने यह भी दावा किया कि 43 विधायकों को भी मजबूर कर लेटर पर उनके साइन लिए गए। अमरिंदर ने मजाकिया लहजे में कहा कि यह तो पार्टी के अंदर का हाल है, वह अपने झूठ को भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों दिशे चेतावनी के बाद भी चीन के ताइवान को डराना धमकाना नहीं छोड़ा है। चीन ने 1 अक्टूबर को अपने राष्ट्र दिवस पर 38 फाइजर जेट से शौर्य प्रदर्शन किया। यह जेट उड़ते उड़ते ताइवान की सीमा में दाखिल हो गया। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चीन के 18 J-16 4 जुलाई 30 विमान और 2 परमाणु बम गिरने में सक्षम H-6 बॉम्बर भेजे थे। ताइवान ने चीनी जेट्स को मॉनिटर करने के लिए मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। ताइवान के दक्षिणी पश्चिम इलाके में लगातार चीनी घुसपैठ की खबरें आती है। ताइवान पिछले 1 साल से चीनी एयरफोर्स की घुसपैठ की शिकायत कर रहा है। हालांकि इस मामले में चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। दुनिया में फिलहाल 49.97 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 25 लाख मौतें 1 साल से ज्यादा समय में हुई है, जबकि अगली 25 लाख मौतों में सिर्फ 236 दिन यानी 8 महीने से भी कम समय लगा। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुआ, जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई है। पिछले 7 दिनों में दुनिया में 8000 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई, यानी हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की कोरोना से जांच की गई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में हुई कुल मौतों के औसतन में से आधी से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत में हुई। इंदौर में 2 दिन पहले देवास के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में इंजीनियर के घर पड़ी रेड में कोरोना की प्रॉपर्टी मिली। 10 साल बाद बनने वाले देवास एक्सप्रेसवे का नक्शा भी इंजीनियर के घर से मिला है। 500 रुपए की सैलरी से नौकरी की शुरुआत करने वाला 55 साल का इंजीनियर 37 साल की सर्विस में कैसे करोड़ों का मालिक बन गया।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संयुक्त संचालक कार्यालय में शहर और कस्बों के मास्टर प्लान, भूमि उपयोग की जानकारी, इन्वेस्टमेंट एरिया का सारा रिकॉर्ड होता है। नए भवन निर्माण, औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने, दुकान खोलने आदि के लिए दस्तावेज जुटाने व अनुमति का काम इसी विभाग का होता है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जमीन के फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाता है। सरकार और प्रशासन को बताते हैं कि किस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए अच्छा होगा। बिहार का सीएम नीतीश कुमार बाढ़ का जायजा लेने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निकले हैं। लगातार वर्षा होने के कारण पटना, नालंदा और नवादा जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। सीएम प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। सड़क मार्ग से निकले सीएम के काफिले को कई जगहों पर पानी से होकर गुजरना पड़ा। इस दौरान एक जगह जब सीएम नीतीश कुमार उतरे तो उनके लिए मजदूर रास्ता बना रहे थे। सीएम कई जगहों पर अचानक उतरा जा रहे थे तो उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा था। अपने लाभ लश्कर के साथ जायजा ले रहे सीएम नीतीश कुमार खेतों में काम कर रहे मजदूरों से हालात का जायजा भी ले रहे थे। जब सीएम इस इलाके का जायजा ले रहे थे तो इस दौरान नालंदा जिला के बाढ़ प्रभावित दरियापुर बिखाचौक का निरीक्षण करते हुए ग्रामीण ने उनके बताया कि ये गरीब इलाका है। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के नई याचिका लगाई थी। यह याचिका ओबीसी महासभा की ओर से दायर की गई है। इसके माध्यम से हाईकोर्ट से अपील की गई है कि ओबीसी मामले की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस अलग से न्यायिक बेंच बनाएं जिसमें कोई भी जज ओबीसी का सामना वर्ग का ना हो। ओबीसी महासभा के इस याचिका के विवाद पर जो जन्म दिया है, ओबीसी महासभा की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने यह याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या प्रतिनिधित्व 51% है। हाईकोर्ट में 14 से 27% आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि हिंदू धर्म 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों में विभाजित है। इस चतुर्वर्ण से बाहर की जातियां पंचमया जातियां कहलाती थीं, जिसे समाज में सबसे निचला स्थान मिला है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना के वेस्टर्न और सदर्न कमांड में पाकिस्तान के फौजी अफसरान तैनात किए गए हैं। वेस्टर्न कमांड लद्दाख जबकि सदर्न कमांड तिब्बत के इलाकों में तैनात हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय और सेना की इन मामलों पर पैनी नजर है। सूत्रों के हवाले से चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों के बारे में जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के फौजी अफसरों को इन दोनों कमांड्स के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग दी गई है। चीन ने पिछले महीने जनरल वांग हेजियांग को वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी। खास बात यह रही कि एक तरफ तो चीन इस इलाके से सैनिकों को हटाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख में दूसरे रास्ते से फौज और हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। केरल में एर्नाकुलम 100% कोरोना की पहली खुराक लेने वाला पहला जिला बन गया है। राजीव ने जिले में अस्पताल अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन बहुत ही गर्व का अवसर है। एर्नाकुलम जैसे विशाल जिले ने केरल में 100% कोरोना की पहली खुराक पूरी कर ली है। मैं अब इसकी औपचारिक घोषणा करता हूं। राज्य सरकार के टीके की दूसरी खुराक का 100% प्रशासन अगले 3 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य को साझा करते हुए मंत्री ने कहा, कोरोना की दूसरी खुराक 3 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रणाली की प्रशंसा की। पंजाब की नई सरकार बनने के 13 दिन के भीतर रविवार को कैबिनेट की 5वीं मीटिंग होने जा रही है। बैठक में सरकार द्वारा रेत खनन, ट्रांसपोर्ट विभाग के अलावा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सरकार के पास काम करने के लिए 3 ही महीने बचे हैं और इसमें से आधा महीना समाप्त हो चुका है। सरकार कोई भी बड़ा फैसला जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जाता है वही नहीं ले सकती है।
इसीलिए रविवार की बैठक काफी अहम रहने वाली है। सरकार के इस बैठक के फैसलों पर सबकी नजर रखने वाली है। पंजाब सरकार की इस कैबिनेट बैठक में रज़िया सुल्ताना की हाजिरी काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देने के बाद उनकी ओर से भी कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप बरामद की। गिराए गए पैकेट से एक रे राइफल, 3 मैगजीन, 30 गोलियां और एक दूरबीन बरामद हुई है। अधिकारियों के अनुसार यह बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर दूर फलेन मंडल के संजोक गांव से की गई है। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान तार से बंधा एक पीला पैकेट और पेलोड ले जाने के लिए एक लकड़ी का आधार मिला, जिससे हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें उन्हें तार से बंधा एक पीला पैकेट मिला, जिससे हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। कोरोना महामारी को लेकर रविवार को राहत की खबर आई है। दरअसल 199 दिनों बाद आज सबसे कम सक्रिय मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,842 नए मामले सामने आए हैं और 244 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस दौरान 25,930 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि भारत में अब कोरोना के 2,70,557 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 199 दिनों में सबसे कम है। केरल में पिछले 24 घंटे में 13,217 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसके खतरनाक बीमारी से 121 लोगों की जान गई। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। देश में भी चीन की तरह की बिजली संकट की आशंका है। विशेषज्ञों के केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी कोयला उपलब्धता के आंकड़ों का आकलन कर चेतावनी दी गई है। मंत्रालयों की माने तो देश में 135 थर्मल पावर संयंत्रों में से 72 के पास महज 3 दिन और बिजली बनाने लायक कोयला बचा है। ये संयंत्र कुल खपत का 67.35% बिजली उत्पादन करता है। सरकार के अनुसार कोरोना से पहले अगस्त-सितंबर 2019 में देश में रोजाना 10,660 कोरोना यूनिट बिजली की खपत थी, जो अगस्त-सितंबर 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट हो चुकी है। उस दौरान थर्मल पावर संयंत्रों में कुल खपत का 61.91% बिजली उत्पादन हो रहा था। इसके चलते 2 साल में इन संयंत्रों के कोयले की खपत भी 18% हो चुकी है। तो 100 खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।